नमस्कार 11th क्लास हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत, अभिनंदन एवं आभार। जैसा कि आपको विदित है, पूर्व में हमने आलो अंधारी की नायिका बीबी हालदार के जीवन परिचय से संबंधित विशिष्ट जानकारी हासिल की और हमने उनके पाठ आलो अंधारी के माध्यम से किस तरह से एक प्रतिष्ठित लेखिका के मुकाम को हासिल करने के संघर्ष को जाना और उसी से संबंधित आगे के पाठ्यक्रम में वो जेठुदा और तातोश के अन्य बंधु-बांधवों से परिचित हुई। उनके घर और पारिवारिक स्थिति में वो एक पारिवारिक सदस्य के रूप में शामिल हुई। वैसा ही सम्मान उनको प्राप्त हुआ। तातोश उनको अपने पिता तुल्य लगने लगे और भी अन्य कई ऐसे व्यक्ति और चरित्र हैं जिनसे वो बहुत प्रभावित हुई और ऐसा ही प्रभाव वो अपने पुत्र और पुत्रियों में भी देखने की चाह रखती थी। किस तरह से उनकी पूरी जो जीवनचर्या है, जीवन का संघर्ष है, वो प्रकाशित करवाया गया। उसी के विषय में आगे के पाठ में हम ये जानकारी हासिल करते हैं कि शर्मिला दी से मिलने के बाद लेखिका कहती है, एक दिन घर में अलमारी की चीजें पहुंचते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीरें देखने लगी। उसमें अर्जुन दा के बंधुओं की तस्वीरें थी। एक तस्वीर में जेठू थे, उनकी एक तरफ शर्मिला दी और दूसरी तरफ अर्जुन दा। एक और तस्वीर में जेठू के पास शर्मिला दी और सुखदेव दा बैठे थे। जेठू और शर्मिला दी को तब तक केवल उन तस्वीरों में ही देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की बहुत इच्छा होती थी। शर्मिला शर्मिला दी जो चिट्ठी भेजती थी, उसके साथ में उन्हें जवाब देने के लिए तरह-तरह की सुंदर आकृतियों में सादे कागज काट कर भी रख देती थी। शर्मिला दी लेखिका थी, उनकी किताब भी प्रकाशित हो चुकी थी। पत्रिकाओं में उनकी कहानियाँ छपती रहती थी। वो लेखिका बेबी के प्रति बहुत स्नेह रखती थी और उनके बच्चों का हाल-चाल भी पूछती रहती थी। कभी-कभी तो लेखिका ये सोचती थी, कहाँ उन जैसी पढ़ी-लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में जो भी बातें करते थे वो शायद मिलने पर ना हो और फिर सोचती थी कि शायद मिलने पर हम दोनों और अधिक बातें करें। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में जेठू के एक बंगाली बंधु आनंद भी थे। जेठू घर पर मेरी किताब का पहला खंड पढ़कर मुझे उन्होंने लिखा कि आपकी रचना मुझे बहुत अच्छी लगी और स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं को सहज भाव से लेखन के माध्यम से सामने रखना बहुतों के निकट शायद मुश्किल है। अपनी इसी सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करें, अभ्यास और कोशिश से ही संभव है आप अपने आप में कुछ असाधारण देख सकें। नारी अत्याचार, असुविधा, दुर्दशा और अनेक आर्थिक कष्ट के बारे में आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी आप शुभकामनाएँ आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा। उस लेख को पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया ऐसी बात नहीं थी। मेरे कहने पर तातुश ने वह मुझे समझाया और फिर कुछ दिमाग में प्रविष्ट हुआ और कुछ नहीं भी। इतने सारे लोगों के उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती रहती थी कि कुछ ठीक से लिख पाऊँगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा सवेरे-सवेरे आ गए और उन्होंने मुझे किचन में देखा। खिड़की में से एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से पहचान नहीं पाई। उसने घंटी बजाई तो काफ़ी देर बाद मैं बाहर निकली। मैं मुझे देखकर बाबा ने एकदम से पूछा, "कैसी है बेटा?" मैं बोली, "बाबू, आपके शरीर का हाल कैसा है?" बाबा बोले, "कहाँ? कुछ भी तो नहीं हुआ? बच्चे कैसे हैं?" मैंने कहा, "ठीक है, सब कुछ ठीक है, स्कूल गए हैं।" मैं तातुश के पास दौड़ी गई, बताया, "मेरे बाबा आए हैं।" तातुश बोले, "उन्हें घर में बिठाओ, बाबा के लिए खाना-वाना तैयार करो।" मैं अपने पिताजी को अपने कमरे में ले गई और पूछा, "चाय बनाऊँ?" तो वो बोले, "नहीं, रहने दे, इतनी गर्मी में चाय।" मैंने जल्दी से 1 गिलास शरबत बनाकर उन्हें दिया। गिलास हाथ में लिए ही वह बोले, "तू भी थोड़ा ले बेटा।" मैंने कहा, "नहीं, अभी मैंने चाय पी है।" तो मैंने पूछा, "माँ कैसी है?" तो वो बोले, "ठीक है, तुम्हें बहुत याद करती है।" मैंने सोचा, करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष जो हुए जा रहे हैं, अभी तक दूरी के कारण मिलना-जुलना नहीं हो पाया। अभी 1-2 दिन के लिए वहाँ चली जाऊँ तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाएँगे। मैं अब और वही सब भोगने को तैयार नहीं हूँ। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूँ कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता स्वयं करते हैं और एक ही जैसा खटते कमाते हैं। यही समझ पहले आ गई होती तो उसी हिसाब से मैं अपनी व्यवस्था भी कर लेती। तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं भोगना पड़ता।
पिताजी के साथ इधर-उधर की बातें करते-करते मैंने पूछा, कोलकाता की क्या खबर है? मेरा भाई कैसा है? माँ कैसी है? पापा कैसे हैं? तो बाबा ने बोला, माँ, तेरी माँ, तूने कुछ सुना नहीं? तो क्यों? बाबा मेरे मुँह की ओर थोड़ी देर देखते रहे। वो शायद कुछ सोच रहे थे कि बताने से कहीं रोने-धोने ना लगे। इसे सच-सच बताना ठीक होगा या नहीं? शायद बता ही देना चाहिए, क्योंकि अभी भी यही सोच रही है कि इसकी माँ जीवित है। ऐसे में ना बताना तो भूल होगी। बाबा शायद यही सोच रहे थे उन्हें चुप देखकर। मैंने अपने पिताजी को पिता कहकर जैसे ही बुलाया तो वो चौंक गए। मैंने देखा उनकी आँखें भर आई तो मुझे लगा कि मेरी माँ शायद नहीं है। मेरे मुँह से निकल पड़ा, क्या हुआ? माँ की तबीयत तो ठीक है। बाबा रुधे गले से बोले, तेरी माँ? वो तो 6-7 माह हुए दुनिया छोड़कर चली गई। तेरी माँ नहीं है? क्यों? तेरे दादा तो वहाँ गए थे, उन्होंने तुझे नहीं बताया? तो लेखिका जवाब देती है, नहीं तो उन्हों उन्होंने किसी ने भी मुझे कुछ भी नहीं बताया, यानी बड़े भाइयों ने भी बेबी हालदार को किसी भी बात की जानकारी नहीं दी। लेखिका कहती है, मैं थोड़ी देर बाबा के सामने ऐसे सिसक कर रोती रही और मैं क्या कर भी क्या सकती थी। एक बारी सुना था कि अस्पताल में भर्ती हैं, मुझे लगता है तभी उनकी मौत हो गई, उसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। सभी को सारी जानकारी रहती है लेकिन मुझे कोई नहीं बताता। मेरे दादा, बऊदी, भाई कोई बहुत दूर तो रहते नहीं। रिक्शे में 10 रुपया का भाड़ा लगता, फिर भी कोई एक बार भी मुझे बताने नहीं आया। बीच में मैं कई बार भी वहाँ गई लेकिन तब किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं हर समय सोचती कि जैसे भी हो एक बारी माँ से मिल आती। इतने यही सोचती आ रही थी, अब सुनने को मिला माँ हम लोगों को ही छोड़कर चली गई। मुझे पता चला कि माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर कहा कि उन्हें माँ से मिलाने ले जाएगा। बाबा नहीं गए और वह क्यों जाते? उन्हें जाने की दरकार यानी ज़रूरत ही क्या थी? उन्हें किसी चीज़ का कोई अभाव था? बाबा का जाना उचित होता। मुझे लगता है वह जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी वो नहीं गए। मेरे भाई को वैसे ही घूम-घूम कर लौट कर आना पड़ा। मेरे ख़्याल से बाबा ने भूल की अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आते, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला, यानी बड़े भाई औरों को बहुत समय पश्चात पता चला। बाबा ने पूछा, तेरा लड़का बड़ा लड़का कहाँ रहता है? तो मैंने बताया, यहीं पास में ही। वह बोले, देखो, देख आते हैं उसे। तो मैं पिताजी को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही लड़का बाहर निकल आया और बोला, अरे दादू, कहकर उन्होंने प्रणाम किया और बोला, दादू, मेरा मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले, तुम्हारा बाबू भी ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था पर वह नहीं आया। वही मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई। वह उससे बोले, तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले कैसे परिवेश में थे तुम? अब तुमको सबको देखकर बहुत खुशी हुई। मुझसे बाबा ने कहा, तुझे अब कष्ट नहीं होगा बेटा, तेरा लड़का बड़ा हो रहा है। देखना एक दिन यही तुझे सुख देगा। बेटा अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ सुख शांति से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले, दादू भाई ठीक से रहना। इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे तो तातुश ने उनसे कहा, आप बेबी की तरफ से निश्चिंत होकर जाएं। बाबा बोले, जब आप जैसे लोगों के पास है तो चिंता की कोई बात नहीं। चिंता करता लेकिन अब नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देख लिया कि मेरी लड़की यहाँ खूब अच्छी तरह से है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया कि मैं कुछ लिख विख रही हूँ। सुनकर बहुत खुश हुए। जहाँ पहले वह मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब वह जब जब फोन पर मेरा हालचाल पूछने लगे। वह बार-बार यह भी जानना चाहते कि मेरा लिखना कहाँ तक आगे बढ़ा, खत्म हुआ कि नहीं। वह मुझे अपने यहाँ आने के लिए भी कहते, साथ में यह भी, यदि मैं रुकना न चाहूँ तो लौट भी आ सकती हूँ। मेरे जाने की इच्छा नहीं होती थी। बाबा के जाने के बाद कई दिन तक मेरा मन बहुत खराब था। मैं पछताती रही कि माँ मर गई और मैं उन्हें आँखों से देख भी नहीं पाई। मुझे बाबा के गिरते स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता होने लगी। इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ आ पहुँची थी और उनके जवाब देने की चिंता अलग से थी। चिट्ठियों को जवाब देने से दोनों खुश होंगे, मेरा मन भी बहल जाएगा। ये सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियाँ लेकर मैं बैठ गई और जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक-एक बार पढ़ लेना ज़रूरी समझा। तो मैंने पहले जेठू की चिट्ठी उठाई और किसी कहानी की तरह उसे पढ़ने लगी। तातुश ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को ठीक ही कहा है, मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में
भूलें तो होंगी ही, लेकिन क्या इसी में तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार-बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं। जिज्ञासा होने से ही हम लिख पाते हैं। तुम्हारी कहानी क्या इधर सोई पड़ी है? तुम्हारे तातुश की तरह? नव वर्ष में खूब लिखो और मल्लेश्वरी की तरह खूब हेल्दी हो जाओ, तुम्हारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, यही मेरी कामना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है दूसरों को भी अच्छा लगेगा। मैं अपने बंधु आनंद के कहने पर ये लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को लेकर तुम्हारे तातुश और तुम्हारे जेठू दोनों की ही सोचने विचारने का कोई अंत नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कोई कष्ट नहीं होगा। आशापूर्णा देवी की तरह नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफ़ी कष्ट देती थी, अब कष्ट देने की बात तो दूर, तुम्हारी लिखावट देखकर खुशी होती है। पढ़ते हुए एक बार तो तुम्हें डाँटने की इच्छा नहीं होती, बल्कि बार-बार शाबाश! बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूलों की चिंता करने लगो तो एक लाइन भी नहीं लिखी जा सकती, इसीलिए चिंता किए बिना लिखना, बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार लेना। इसके बाद जिन लोगों का काम है लिखना पढ़ना, उनसे इसे कुछ और सुधरवाने की बारी आएगी। लिखने बैठने से ही लिखा जाएगा और यह अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई होगी। अभिज्ञता जानकारी, अनभिज्ञता जानकारी रहित। तुम्हारे तातुश ने तुम्हें ठीक ही कहा है, भूल तो होती ही है, फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियाँ आती है उतनी मेरी इच्छा होती है कि लिखूँ और भी लिखूँ। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी और उनकी चिट्ठियाँ सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनकी चिट्ठियाँ कुछ और की तरह की होती थी। लेखिका कहती है, मैं सोचती थी कि उनके साथ यहाँ भी तो घर के काम के लिए कोई लड़की रखी गई होगी। क्या उनके साथ भी वो वैसा ही व्यवहार करती हैं जैसा मेरे साथ करती है? मुझे तो किसी के घर काम करने वाले लड़की की तरह नहीं देखती। चिट्ठियाँ भी ठीक उसी तरह से लिखती हैं जैसे अपनी किसी सहेली को लिखी हो। तातुश उनकी चिट्ठियाँ पढ़कर सुनाते हैं तो अपनी टूटी-फूटी बंगला में मैं उन्हें लिख देती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो उनकी ये चिट्ठियाँ मुझे खुश कर देती। बेबी, एक बार सोच कर देखो कि अपने बाबा को तुम जैसा समझती हो वैसा वह क्यों है? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से भी तो सोचो जिन्हें तुम माफ़ भले ही ना कर सको बेबी। जो हमें अच्छे नहीं लगते उन्हें माफ़ किया जा सकता है और शायद वैसा करना भी उचित है। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे, खूब नाचेंगे। तुम्हें सजना अच्छा लगता है कि नहीं? मुझे तो कभी-कभी अच्छा लगता है। तुम मेरे लिए सजना, मैं तुम्हारे लिए सजूँगी। हम दोनों जब एक-दूसरे से मिलेंगे तो जी भर के हँसेंगे और यदि हँसने की कोई बात नहीं होगी तो भी हँसेंगे। बेबी, तुम उस समय क्या अवाक नहीं रह जाती जब तुम्हारा लिखा हुआ कुछ कोई पढ़कर कहता है तो कि बहुत अच्छा लिखा है? और तुम क्या ये कभी सोचती हो कि इतनी कठिनाई, इतने कष्ट में बीता हुआ तुम्हारा जीवन लिखना शुरू करने के बाद से कितना सुंदर हो गया है? मुझे ये बात बड़ी मज़ेदार लगती है कि शर्मिला दी ने मेरे सजने-धजने के बारे में पूछा, क्योंकि सजना-धजना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। मैंने कितनी ही लड़कियों और बहुओं को देखा जो कहीं घूमने जाने के बाद उठी नहीं कि पहले ही सिंदूर की डिब्बी, पाउडर का डिब्बा, आईना, कंघी, न जाने क्या-क्या लेकर सजने को बैठ जाती। साड़ी पहनती तो अपनी किसी सहेली को बुलाकर पूछती, "हे, देख तो ज़रा ठीक से पहनी है कि नहीं?" अगर सहेली ने उसके मन की बात नहीं कह दी तो ठहरो कहकर साड़ी को फिर 10 बार खोलेगी और पहनेगी। कोई-कोई अपने स्वामी से भी पूछती, "क्यों जी, कौन-सी साड़ी पहनना ठीक रहेगा?" स्वामी कहता, "यही साड़ी पहनो, इसमें तुम अच्छी दिखोगी।" तो उसी साड़ी को पहनने में वो मुस्कुराती हुई जल्दी-जल्दी कमरे में चली जाएगी और फिर साड़ी पहनकर स्वामी के सम्मुख आ खड़ी होगी और चाहेगी एक बार फिर से वो कहे कि तुम कितनी सुंदर लग रही हो। सिर्फ यही नहीं, वे चाहती थी कि और भी कहें, "देखो, देखो कितनी सुंदर लग रही हो।" मैं तो देखकर अवाक रह जाती थी कि औरतों को साड़ी गहनों से कितना मोह है, इनके लिए इतना लालच और इतना लोभ। मैं उन्हें देखती कि होठों पर, चेहरे पर ढेर सारा रंग पोत लिया और चल पड़ी स्वामी या किसी और आदमी के साथ घूमने। ये सब चीज़ें औरतों को न जाने क्यों पसंद होती हैं। मुझे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। लेखिका कहती हैं कि बचपन से ही सजना-धजना उनको अच्छा नहीं लगा। बचपन में ही मेरी दीदी मुझे पकड़-कर ज़बरदस्ती कंघी करती और बाल बाँधती। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियाँ ये कह कर मुझे सजवाती। यहाँ के बाद इन सब चीज़ों का शौक मुझे नहीं हुआ। कहीं जाना भी होता तो जैसे-तैसे कंघी कर, माँग में सिंदूर लगा चल पड़ते। इस पर भी पाड़े की औरतें मुझे देखकर जलती। अगर वे मुझसे अगर मुझे जब अब देखती तो और भी जलती। इसको उसको बुला आपस में खुसर-फुसर करने लग जाती क्योंकि साड़ी की जगह मैं सलवार सूट जो पहनने लगी थी। यहाँ आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहाँ मुझे सबका स्नेह मिलता था। तुझ के लड़के विदेश से लौटते तो मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर ज़रूर आते। माँ ने अर्जुनदा की माँ
आती तो वह भी मुझे कुछ न कुछ ज़रूर देती। मामा किसे कहा गया है? अर्जुन दा की माँ को। मैं सोचती कि इन लोगों का इतना प्यार सँभाल भी पाऊँगी या नहीं। अब मुझे आश्चर्य होता कि जब कोई कहता कि वह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता, जबकि मैं तो पहले सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बांधवों को छोड़कर मैं नहीं रह सकूँगी। ये सब बस कहने भर की बातें होती हैं, जो पहले कहा करते थे, इसके बाद उसके बिना नहीं रह सकेंगे, वे आज उनके बिना बड़े मज़े से रह रहे हैं। मैं भी कुछ दिन उदास रह रही थी जब अपने बंधुओं को छोड़कर आना पड़ा था। अब धीरे-धीरे सब ठीक हो गया, बच्चों को पाल-पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी, उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि अपने बंधुओं से भी बिछुड़ने के दुःख की जगह अब बढ़ चुकी थी। मैं अपने बाल-बच्चों में मगन थी और इस बात से खुश थी कि उनकी पढ़ाई-लिखाई ठीक चल रही है। वे अब ना तो पहले की तरह ज़रा-ज़रा से अभी कुछ ही दिन बीते थे कि रात के 8-9 बजे बच्चे छत पर बैठे बातें कर रहे थे अर्थात मेरी लड़की ने पूछा कि माँ तुम कभी स्कूल गई हो? तो मैं अवाक होकर उसकी ओर देखती रही। सोचने लगी कि ज़रा-सी बच्ची और ऐसी बात पूछ रही है, भला उसका क्या जवाब देती? कुछ बोलते इससे पहले उसने फिर कहा, "माँ, एक कविता सुनाओ।" मुझे क्या ये सब याद था? फिर भी जो 2-4 लाइनें मन में आई उसे सुना दी। वो खिलखिलाकर हँसी और बोली, "इतनी बड़ी माँ स्कूल की कविता सुनाती है।" उसकी बात पर मुझे हँसी आई, दुःख भी हुआ। मैंने सोचा, मेरे बच्चे जब इस बात पर हँस सकते हैं, तो उस समय तो और भी हँसेंगे जब देखेंगे कि मैं हाथ में अखबार लिए बैठी हूँ, क्योंकि हाथ में अखबार पहले तो कभी उन्होंने देखा ही नहीं। यहाँ मैं रोज़ सवेरे अखबार देखती कि अंग्रेज़ी ना जानने, उसका सिर-पैर भी नहीं समझ पाती, फिर भी तस्वीरें देखकर तातुश से उनके बारे में पूछती। तातुश कहता है, "तस्वीरों के नीचे बड़े-बड़े अक्षरों में जो लिखा है, उसे पढ़ने की कोशिश करो।" मैं एक-एक अक्षर बोलती जाती और तातुश हूँ, हूँ करते जाते। जब सारे अक्षर खत्म हो जाते, तो तातुश पूरे शब्द का उच्चारण कर देते और उसका मतलब भी बता देते। बार-बार पूछने पर कभी-कभी वो उकता भी जाते, क्योंकि वह अपना प्रिय अखबार द हिंदू ठीक से पढ़ नहीं पाते थे। शायद इसीलिए अखबार हाथ में लिए वह कहते, "बेबी जाओ, बच्चों को स्कूल नहीं भेजोगी?" मैं कहती, "हाँ, भेजूँगी, अभी टाइम है।" फिर वो कहते, "कब भेजोगी? देर नहीं हो जाएगी?" जाओ, मैं घड़ी की तरफ देखकर उठ पड़ती। बच्चों को स्कूल भेजना ही तो कोई अकेला काम नहीं था। अर्जुन दा के उठने पर उनके लिए खाना ठंडी रोटी वो नहीं खाते थे, इसलिए गरमा-गरम बनाकर देना, अच्छी-अच्छी चीज़ें खाने का उनको शौक था। चिकन, बिरयानी, पुलाव, आलू पराठा, पुदीना पराठा, ये सब उनको अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज़ सूप आदि भी चीज़ें उनको अच्छी लगती थी। मैं उनका खाना उससे पूछ कर ही बनाती थी। लोगों को कुछ बना-बना कर खिलाना मुझे हमेशा ही अच्छा लगा। मैं अपने स्वामी के पास थी तो भी कुछ न कुछ नया बनाती और आस-पास के लोगों को भी खिलाती। इस पर वो पति बहुत गुस्सा करते। लोगों को किताबें देखकर तरह-तरह की चीज़ें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता है, उतना अच्छा उपन्यास, कहानी, कविता, अखबार देखने में लगने लगा। अखबार देखते-देखते मुझ पर जैसे एक उसका एक नशा चढ़ गया और तात्पर्य उसमें से जो कुछ भी मुझे बताते, वो मेरे लिए बिल्कुल नया होता। वैसी बातें बार-बार सुनने समझने के लिए मैं रोज़ सवेरे गेट पर खड़ी अखबार आने का रास्ता देखती। उसी दिन सवेरे उठने में थोड़ी देर हो गई, नीचे आई, देखा तो तात्या स्वयं में अखबार लाकर पढ़ रहे थे। मैं जल्दी-जल्दी किचन में गई, चाय बनाकर लाई। चाय देकर मैंने दूसरा अखबार उठा लिया, उसकी तस्वीरें देखने लगी। तातुश बोली,
तुम्हारी चाय कहाँ है? जाओ लेकर आओ। मैं चाय लेकर खड़े-खड़े पीने लगी तो उन्होंने कहा, खड़ी क्यों हो? बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी पर बैठ गई, चाय का गिलास टेबल पे रखा, अखबार देखने लगी। अचानक तातुश बोले, बेबी, तुम्हें हम लोगों के पास मानो इस घर में आए 1 वर्ष हो गया। तुम सोचकर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? क्या-क्या तुम्हें अच्छा लगा और क्या बुरा लगा? यहाँ आकर तुमने क्या सीखा? इतना कहकर तातुश अखबार पढ़ने लगी और बेबी ने सोचा, भला ये भी कोई प्रश्न है? उसने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई और नीले आकाश को देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद हो आई। उसकी माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे मनुष्य बने, लेकिन वैसा कहाँ हुआ। लिखना पढ़ना तो उनका हुआ ही नहीं, फिर भी उसका महत्व ठीक-ठीक से समझती थी। जब तक उन लोगों के साथ रहे तब तक पढ़ने के लिए उनके पीछे सारे समय पड़ी रहती। माँ आज होती तो उन्हें पता चलता कि और स्वयं भी देखती कि आज बेबी लिखना पढ़ना चाहती भी है और पढ़ लिख रही है, तो उन्हें बहुत खुशी होती। आकाश की ओर देखते जैसे-जैसे वो अपनी माँ से ये कहना चाहती हो कि माँ तुम एक बार आकर देखो, मैं अभी भी यहाँ लिखना पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाकर अच्छा इंसान बनाना चाहती हूँ। उन्हें बस तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। वह अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आँखों में आँसू बहते जा रहे थे। गिलास में चाय कप ठंडी हो चुकी थी। तभी बेबी के कानों में किसी के पैरों की आहट पहुंची। वो चौंक पड़ी। उसने घूम कर देखा, अर्जुन दा उठ चुके हैं और नीचे आ रहे हैं। उतरते उतरते ही बोले, तुम लोग चाय पी रहे हो, मेरी चाय कहाँ है? वह चाय बनाने के लिए किचन में जाने लगी, तभी देखा किसी ने गेट पर आकर बेल बजाई। उसने जाकर देखा कि पड़ोस का एक लड़का हाथ में पैकेट लिए खड़ा है। उससे बोला, यह तुम लोगों का है, डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया। उस लड़के से पैकेट लेकर उसने आकर तातुश को दे दिया। तातुश ने देखकर कहा, ये तो तुम्हारा है, ये लो जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर वो किचन में गई। अर्जुन दा की चाय का पानी चढ़ाकर जैसे ही पैकेट खोला, पैकेट में एक पत्रिका थी, उसे पलटने लगी तो उसमें अपना नाम देखा। आश्चर्य से फिर देखा, सचमुच ही उसमें लिखा हुआ था, आलू अंधारी बेबी हालदार। हालदार खुशी से उसका मन हिलोरे मारने लगा। मन की ऐसी उस उथल-पुथल में वह जेठू की बात याद करने लगी कि आशापूर्णा देवी दिन भर के काम निपटाकर उस समय लिखने पढ़ने बैठती जब सारे लोग सो जाते थे। उसने सोचा, जेठू ठीक ही कहते थे, घर के काम करते हुए लिखना पढ़ना हो सकता है। हठात ही उसकी नज़र चाय के लिए चढ़ाए हुए पानी पर पड़ दी, जो उबलते-उबलते कम हो चुका था। उसने जल्दी-जल्दी चाय बनाकर अर्जुन दा को दी। वह नीचे से ही देखो देखो एक चीज बोलती बोलती ऊपर से अपने बच्चों के पास पहुंचे। दोनों बच्चे दौड़कर उसके पास आए और उसने अपने बच्चों से कहा, बताओ तो ये क्या है? तो उसकी लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली, बेबी हवलदार। माँ, तुम्हारा नाम किताब में? दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर उनका मन खुशी से और भर आया। उसने प्यार से अपने पास अपने बच्चों को खींच लिया। उन्हें प्यार करते करते हठात जैसे उसे कुछ याद आया और वह बच्चों से छोड़ो छोड़ो मैं अभी आती हूँ, यह कहकर उठी और नीचे आते-आते ये सोचा कि वो कितनी बुद्धू है। पत्रिका में अपना नाम देखकर सब कुछ भूल गई। जल्दी-जल्दी सीढ़ियाँ उतरकर थातुश के पास गई। उनके पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। ये थे बेबी हालदार के द्वारा लिखी गई पूरी रचना, साहित्यिक रचना आलू अंधारी के कुछ अंश, जिन्हें यहाँ पर प्रबोध प्रबोध कुमार नामक साहित्यिक प्रतिष्ठित एक विचारक ने हमारे समक्ष उपस्थित किए हैं कि इस तरह से बेबी हालदार के पूरे जीवन संघर्ष की एक झांकी जो है आलू आधारी नामक पुस्तक में प्रकाशित करवा दी गई। और इस हिसाब से ये बेबी हालदार भी एक काम करने वाली नौकरानी की बजाय एक प्रतिष्ठित लेखिका के रूप में भी अपना वर्चस्व कायम कर पाई। तो यहाँ ये पाठ पूर्ण होता है और यहाँ पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए गए हैं कि समाज की सच्चाई है, पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं। इस सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन आया है? वास्तव में बहुत आमूल-चूल परिवर्तन आ चुका है। यह वास्तव में एक प्रासंगिक विषय है जिस पर सभी अपनी अलग-अलग राय अभिव्यक्त कर सकते हैं। अपने परिवार से तातुश के घर तक के सफर में बीबी के सामने रिश्तों की कौन-सी सच्चाई है? रिश्ते जो सिर्फ स्वार्थ और विश्वासघात पर निर्धारित किए गए थे, जिनमें बेबी को कई संघर्ष सहन करने पड़े। ना तो उनके पिता, ना उनके भाई, किसी ने भी उनकी सहायता, यहाँ तक कि उनके पति ने भी उनको किसी तरह का कोई सुख नहीं पहुँचाया। तो ये सारी बातें हम यहाँ पर स्पष्ट कर सकते हैं। इस पाठ से घरों में काम करने वालों के जीवन की जटिलताओं का पता चलता है। घरेलू नौकरों को और किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
आवास की समस्या, शिक्षा संबंधी समस्या, इसी तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा संबंधी समस्या, कई ऐसी समस्याएँ हैं जिनको घरेलू नौकरों को सहन करना पड़ता है। बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ कई सामाजिक मुद्दों को भी यहाँ उजागर किया गया है। शोषित नारी, दमित नारी, अशिक्षित नारी, संघर्षशील नारी, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके रूप में बेबी हालदार जो है यहाँ पर अपना एक वर्चस्व कायम किए दिखाई देती है। 2 प्रमुख समस्याओं पर विचार प्रकट करने हैं। आशापूर्णा देवी भी तुम बन सकती हो। यहाँ कौन-सा सत्य उद्घाटित हुआ है कि चाहे व्यक्ति कितनी भी संघर्षजनक परिस्थितियों में रह ले, लेकिन अगर वो दृढ़ निश्चय कर ले, तो वो कुछ भी कर गुज़रता है और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। बेबी की ज़िंदगी में तातुश का परिवार ना आया होता तो उसका जीवन कैसा रहता? तो उसका जीवन वास्तव में जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, बहुत ही दमित और शोषित रहता। हालाँकि बेबी हालदार अथक परिश्रम से अपने बच्चों की हर ज़रूरत को पूर्ण करना चाहती, लेकिन शारीरिक स्वास्थ्य जो है, अच्छा पौष्टिक भोजन ना मिलने की वजह से भी जवाब देने लगता और आज जिस मुकाम को वो हासिल कर पाई है, उसे वो प्राप्त नहीं कर पाती। यहाँ कुछ गद्यांश के अंश दिए गए हैं और उसमें बताया गया है, उपरोक्त पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं कि अनुवाद के नाम पर मात्र अंग्रेजी से होने वाले अनुवादों के बीच में भारतीय भाषा में रची बसी हिंदी का ये अनुकरणीय नमूना है। यानी कई ऐसे शब्द जो न केवल हिंदी भाषा से संबंधित है बल्कि हमारे देशी शब्दों में भी जिनको कई बारी प्रयुक्त किया जाता है और वैसे के वैसे शब्द यहाँ पर काम में लिए गए हैं। तो ये हिंदी की एक बहुत महती विशेषता है कि इसका सब शब्दकोश इतना विस्तृत है, क्योंकि हर एक भाषा चाहे तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशी हो, चाहे रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ शब्द हो या बात की जाए किसी अन्य शब्दों की, चाहे वो समानार्थी, विपरीतार्थी या कोई और शब्द हो, सभी को इनमें इसके शब्दकोश में शामिल किया गया है। तो ये अंश उसी शब्दकोश विस्तृत शब्दकोश के प्रति हमारा ध्यान आकर्षित करता है। तो यहाँ ये पूर्ण पाठ जो है वो अपने चरम स्तर को प्राप्त होता है। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली अभिव्यक्ति के साथ।